I am Nidhi. Welcome to my channel बायो गुरु एकेडमी। हमारे लेक्चर फर्स्ट में डिस्कस हुआ था एपिथेलियम टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। आज हम बात करेंगे कंकालीय ऊतक या स्केलेटल टिश्यू के बारे में। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि कंकाल ऊतक होता क्या है। कंकाल एक सघन संयोजी ऊतक का बना होता है जिसे कंकाल ऊतक कहते हैं। इसमें अंतराकोशिकीय पदार्थ बहुत अधिक मात्रा में होता है। कंकाल ऊतक शरीर का एक ढांचा बनाता है। यह शरीर को अवलंबन प्रदान करता है, आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है तथा पेशियों के लिए एक सख्त सतह प्रदान करता है, जिससे हमारा शरीर एक सही सुदृढ़ ढांचे के रूप में ना दिखे, बल्कि उसको एक आकार सही प्रदान हो सके और जो हमारी पेशियां हैं वो लूज ना पड़े। यह दो प्रकार का होता है, उपास्थि जिसे हम कहते हैं कार्टिलेज, दूसरा होता है अस्थि जिसे हम कहते हैं बोन। कार्टिलेज को हम सॉफ्ट बोन भी कहते हैं क्योंकि यह बहुत ही मुलायम होता है। जैसे हमारी नाक की हड्डी और कान की हड्डी ये कार्टिलेज ही हैं, अर्थात सॉफ्ट बोन है, आसानी से मुड़ जाती हैं। अब बात करते हैं कंकाली ऊतक की विशेषता। फर्स्ट पॉइंट है, इसे हिंदी में ना लिख के मैं आपको सिर्फ समझाऊंगी, आपको स्वयं में नोट्स बनाने हैं। कंकालीय ऊतक पृष्ठवंशी अर्थात जिसमें स्पाइनल कॉर्ड पाई जाती है, स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु कहते हैं, का अंतः कंकाल बनाता है। अर्थात जिनमें स्पाइनल कॉर्ड पाई जाती है उसमें कंकाली ऊतक उनका क्या बनाएगा, अंतः कंकाल। और बाह्य कंकाल हमारा क्या होता है, त्वचा। क्लियर है। सेकंड पॉइंट, यह शरीर को एक आकृति प्रदान करेगा। नेक्स्ट, विभिन्न अंगों को, वो चाहे बाहरी हो या भीतरी हो, को अवलंबन प्रदान करता है, ये सपोर्ट करता है। शरीर के कोमल अंगों जैसे मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े आदि की क्या करेगा, सुरक्षा करेगा। तो इसको क्या करेगा, प्रोटेक्ट। नेक्स्ट कमेंट है, पेशियों के टेंडन के जुड़ने के लिए एक सतह बनाता है, सरफेस बनाएगा। फिर कशेरुक प्राणियों यानी जिसमें स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है, ऐसे प्राणियों में यह लीवर के समान कार्य करता है, चलन एवं गति में भी सहायक होता है, चलन एवं गति में सहायक होता है। टाइप्स ऑफ स्केलेटन टिश्यू, फर्स्ट कार्टिलेज, सेकंड बोन। ये स्केलेटन टिश्यू के टाइप हैं। तो फर्स्ट डिस्कस करेंगे हम कार्टिलेज पर। कार्टिलेज की लोकेशन कार्टिलेज सुदृढ़ किंतु लचीला होता है, इसीलिए इसको सॉफ्ट बोन कहा जाता है। सुदृढ़ होगा बट लचीला होगा। यह झटकों को सहन कर सकता है। निम्न कशेरुक प्राणियों तथा उच्च कशेरुक जंतुओं के भ्रूण का पूरा अंतः कंकाल कार्टिलेज का ही बना होता है। एम्ब्रियो में जो अंतः कंकाल है वो कार्टिलेज का ही बना होता है। जब उन बेबीज की भ्रूण शैशवावस्था यानी शिशु में
कन्वर्ट हो जाता है। जब वह बाहर दुनिया में आता है तब वही कार्टिलेज में कैल्शियम डिपोजिशन के कारण वह धीरे धीरे वो बेबी स्ट्रांग होता है, उसमें वही कार्टिलेज कन्वर्ट होके बोन बनाते रहते हैं। आपने देखा होगा बहुत ही छोटा सा जो बच्चा होता है, बहुत ही छोटा न्यूबॉर्न, वो किसी माँ के गर्भ में किस तरह से सुरक्षित रहता है, सॉफ्ट बोन के कारण, यानी कार्टिलेज के कारण। और कार्टिलेज का ही फॉर्मेशन होता है, इसीलिए वो उतने छोटे से यूट्रस के अंदर आराम से बैठा रहता है। और कार्टिलेज का बना होने का कारण एक और भी है, जिससे डिलीवरी में आसानी हो। थर्ड क्या है कि जब वह बेबी आता है दुनिया में बाहर तो कितना सॉफ्ट होता है, रुई के जैसे। वही जब कार्टिलेज में कैल्शियम इकट्ठा होने लगता है तब उसकी हड्डियां धीरे धीरे स्ट्रांग होती हैं। तो एम्ब्रियो का जितना भी अंतः कंकाल का पार्ट्स है वो काहे का बना होगा, कार्टिलेज का। किंतु वयस्क उच्च कशेरुक जंतुओं में यह केवल अस्थियों के संधि स्थल पर पाया जाता है, यानी हमारी जो बोन्स के ज्वाइंट्स होते हैं। अभी हम लोकेशन पे डिस्कस कर रहे हैं। ज्वाइंट्स भी कार्टिलेज के बने होते हैं। हमारी फिंगर, हमारे पैर, हमारे नी, हमारी गर्दन, जो भी ज्वाइंट्स हैं जहाँ पे हम मूवमेंट करते हैं, हम अपने हाथों को, अपने अंगों को, अपने पैरों को घुमाते फिराते रहते हैं, उन सभी ज्वाइंट्स का फॉर्मेशन किससे होगा, कार्टिलेज से। हमारे शरीर में जो गर्दन होती है, गर्दन में जो लैरिंक्स होती है जहाँ से आवाज़ आती है, जो ट्रैकिया होता है जो फेफड़ों तक जाता है, ब्रोंकाई होती है जो फेफड़ों में छोटी छोटी सी सिराएं होती हैं, कान तथा नाक की सेप्टम, ये सभी काहे से बनेंगी, कार्टिलेज से। कंकाल ऊतक का जो फर्स्ट पार्ट है कार्टिलेज से। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज के अंतराकोशिकीय पदार्थ यानी मैट्रिक्स को कहते हैं कॉन्ड्रिन, क्योंकि ये मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, ध्यान रखिएगा, कॉन्ड्रिन। कार्टिलेज के मैट्रिक्स को कॉन्ड्रिन। और इस कॉन्ड्रिन के मैट्रिक्स में जो कोशिकाएं पड़ी रहती हैं उनको कहते हैं हम कॉन्ड्रियोसाइट। तो कभी क्वेश्चन आएगा कि कार्टिलेज किस प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, कॉन्ड्रियोसाइट कोशिकाओं से। और कॉन्ड्रियोसाइट किस मैट्रिक्स में पड़ी रहती हैं, कॉन्ड्रिन। कॉन्ड्रिन एक अर्धठोस पदार्थ है, लचीला है, पारदर्शी है, जेली के समान है। इसमें 60 से 80% जल होता है तथा ग्लाइकोजन पाया जाता है और केराटिन सल्फेट तथा कॉन्ड्रिन सल्फेट SO4, यह ध्यान रखिएगा, कॉन्ड्रिन सल्फेट तथा केराटिन सल्फेट और प्रोटियोग्लाइकोजन आदि पदार्थ मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। अंतः संयोजी ऊतक की भांति कार्टिलेज भी मीसेनकाइम से उत्पन्न होता है। कॉन्ड्रिन में महीन कोलेजन तंतु जाल जैसा बना लेते हैं और इसीलिए यह उपास्थि को एक दृढ़ता प्रदान करते हैं। साथ में जल की अधिकता के कारण कार्टिलेज में काफी लोच होता है। आपने देखा होगा, अपना कान पकड़ के देखिएगा, फील करिएगा कितना सॉफ्ट होता है, और बच्चों का कान तो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है। इसमें कुछ लवण का जमाव हो जाता है। इसके मैट्रिक्स में कॉन्ड्रोसाइट कोशिकाएं होती हैं तथा लैकुनी पाई जाती हैं। इससे स्पष्ट है कि कॉन्ड्रियोसाइट की संख्या बढ़ने के साथ साथ उपास्थि में भी वृद्धि होती है। आपके सामने दो प्रकार के डायग्राम दिख रहे होंगे। हाइलिन कार्टिलेज, जहाँ पे सिर्फ मैट्रिक्स दिख रहा है रेड कलर का और इसमें फाइबर्स नहीं पाए जाएंगे।
कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स होंगी और सेल्स के बाहर एक लेकुनी बनी होगी, लेकुनी के अंदर ही सेल्स पाई जाती हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैट्रिक्स के साथ में फाइबर्स भी हैं, इनको इलास्टिक फाइबर्स भी कहते हैं, यही उसको लोच प्रदान करते हैं। और ये है लेकुनी, लेकुनी के भीतर ये हैं कॉन्ड्रियोसाइट कोशिकाएं। ये बहुत इलास्टिक कार्टिलेज हैं जो आपके कान में पाए जाएंगे और ज्वाइंट्स पर पाए जाते हैं। फंक्शन ऑफ कार्टिलेज, फर्स्ट है, यह अपने ऊपर पड़ने वाले हर प्रकार के स्ट्रेस को, स्ट्रेस का मीनिंग यहाँ पर है तनन, को रोध करने के लिए अनुकूल होता है। किसी भी प्रकार का कोई तनाव पड़ेगा तो यह अपने आप में सक्षम है, अनुकूल बना लेगा, अपने आप शेप में चेंज कर लेगा। सेकंड है, कार्टिलेज को का मैट्रिक्स जो होता है वो बहुत लचीला सॉफ्ट होने के कारण यह ज्वाइंट्स पर पड़ने वाले झटकों को सहन करने में भी सक्षम होता है। ऐसे ही लैंग्वेज में आपको ये लिखना भी है। थर्ड कमेंट है यानी फंक्शन है कि कोलेजन तंतु और पर कार्टिलेज पर पड़ने वाले हर प्रकार के तनाव को कार्टिलेज बचा लेते हैं। इसीलिए इनके जो इलास्टिक फाइबर्स हैं, इलास्टिसिटी इसमें इतनी ज़्यादा होती है, बिल्कुल स्प्रिंग से भी ज़्यादा, रबड़ से भी ज़्यादा, कि अगर आप उसे खींचेंगे तो वो फिर अपने शेप में वापस आ जाएंगे। वैसे ही कार्टिलेज में भी इलास्टिक फाइबर्स और कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं उनमें हर प्रकार के तनाव को सहने की क्षमता होती है। अब हम कंकाल ऊतक के दूसरे पार्ट्स का डिस्कस करेंगे, जिसे कहते हैं अस्थि या बोन। अस्थि या बोन में सबसे पहले लोकेशन, अस्थि एक ठोस व कठोर संयोजी ऊतक है, ध्यान रखिएगा। उपास्थि एक लचीला और दृढ़ ऊतक है, बट अस्थि कैसा है, ठोस कठोर संयोजी ऊतक है जो कंकाल तंत्र बनाता है। इसमें दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। पहला होता है मैट्रिक्स, दूसरा होता है सेल। जिस प्रकार से कार्टिलेज में कॉन्ड्रियोसाइट्स होती हैं, उसी तरह से इसके बोन्स की सेल को हम ऑस्टियोसाइट कहते हैं। सबसे पहले हम सेल के बारे में ही डिस्कस कर लेते हैं। ऑस्टियोसाइट, ध्यान रखिएगा, कार्टिलेज की सेल कॉन्ड्रोसाइट, अस्थि यानी बोन की सेल ऑस्टियोसाइट। ये मैट्रिक्स में निश्चित पंक्ति में विन्यासित रहेंगी, यानी ये बिखरी हुई नहीं होती हैं, इनका अरेंजमेंट होता है। इसमें लेकुनी में ये बंद रहती हैं। एक लेकुना में एक ही ऑस्टियोसाइट कोशिका होगी, जैसे उसमें एक लेकुनी में 2 या 3 भी सेल हो सकती थी, इसमें एक लेकुनी में एक ऑस्टियोसाइट सेल होगी। प्रत्येक लेकुना के कोशिका द्रव्य में महीन नलिकाएं होंगी। इस महीन नलिकाओं में ऑस्टियोसाइट के प्रवर्ध निकले होंगे। इसके द्वारा ऑस्टियोसाइट के बीच के पदार्थों का क्या होगा, आदान प्रदान हो सकता है। नेक्स्ट है लोकेशन में मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, अस्थि का जो मैट्रिक्स होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। अस्थि का मैट्रिक्स ओसिन नामक प्रोटीन, ओसिन नामक प्रोटीन का बना होता है, जिसमें 35% कार्बनिक पदार्थ और आपके 65% मिनरल्स, लवण, क्लियर है। और उसमें जल की मात्रा ज्यादा होती थी, इसमें जल बहुत कम होगा। मैट्रिक्स में कोलेजन तंतु भी होते हैं
इसके मैट्रिक्स में कार्बनिक पदार्थ में कोलेजन तंतु होते हैं। अकार्बनिक में कैल्शियम, मैग्नीशियम के फॉस्फेट, लवण, हाइड्रोएपेटाइट आदि चीजें पाई जाएंगी। इनके अतिरिक्त सल्फेट, कार्बोनेट, फ्लोराइड भी पाया जाता है। इन लवण के जमा होने से अस्थियां ठोस व कठोर होती हैं। यही लवण कार्टिलेज में नहीं पाए जाने के कारण उपास्थियां बहुत सॉफ्ट होती थीं। शरीर में फास्फोरस की मात्रा इसमें अस्थियों में सबसे अधिक होती है। अगर शरीर में फास्फोरस की मात्रा कहीं भी सबसे ज्यादा होगी तो वो बोन्स में। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ बोन। सभी को पता होगा। जो हमारी बोन्स हैं शरीर को एक शेप प्रदान करती हैं, ढांचा देती हैं, वरना हमारा जो मांस है वो कहीं ना कहीं लटकता हुआ नजर आता। कोमल अंगों की क्या करेंगे? सुरक्षा भी करेंगे, प्रोटेक्शन देंगे। नेक्स्ट कमेंट है, पेशियों को जोड़ने के लिए एक स्थान प्रदान करके शरीर को गति व गमन प्रदान करते हैं। पैराथार्मोन व कैल्सीटोनिन हार्मोन्स के नियंत्रण में पैराथार्मोन व कैल्सीटोनिन नामक हार्मोन्स के नियंत्रण में आवश्यकता अनुसार रुधिर में कैल्शियम व फॉस्फेट की अतिरिक्त मात्रा को ये मुक्त भी करते हैं। इसीलिए अस्थियों को स्टोरेज भी कहा जाता है। भंडार गृह जहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम फॉस्फेट के लवण अतिरिक्त मात्रा में एकत्र रहते हैं। नेक्स्ट है, यदि हम अस्थि को कुछ दिनों तक डाइल्यूट एसिड में रख दें, अम्ल में, तो इसके लवण जो होंगे यानी कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट आदि घुल जाएंगे। तो अस्थि हमारी क्या हो जाएगी? उपास्थि हो जाएगी और कोमल व लचीली हो जाएगी, क्योंकि अब इसमें केवल क्या है? ओसिन प्रोटीन रह गई है, जो लवण है वो अब्सेंट हो गए हैं। इसके विपरीत यदि अस्थि को जलाया जाए, जैसे अंतिम संस्कार होता है, तो इसमें समस्त कार्बनिक पदार्थ धुआं बन के उड़ जाएगा और केवल अकार्बनिक पदार्थ राख के रूप में शेष रह जाएंगे। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अस्थि का डीकैल्सिफिकेशन कैसे होगा? डाइल्यूट एसिड में रखेंगे तो लवण चले जाएंगे, केवल ओसिन प्रोटीन रह जाएगी, ओसिन प्रोटीन। इसके विपरीत यदि इसको जलाएंगे, हीट करेंगे, तो सिर्फ इसमें कार्बनिक पदार्थ उड़ जाएगा और अकार्बनिक पदार्थ ही शेष रहेगा, जो मिनरल्स के रूप में, एस के रूप में, यानी मिनरल्स या राख के रूप में शेष रह जाएंगे। बोन्स के स्ट्रक्चर को यदि हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये लिक्विड में दिख रहा होगा आपको, मैट्रिक्स है। फिर इसमें लैकुनी बन जाती हैं, जिस गोल गोल जब सर्किल बनते हैं तो इसको हैवर्सियन सिस्टम कहते हैं। इसकी सेल्स एक व्यवस्थित ढंग से रहती हैं। व्यवस्थित ढंग से रहने के कारण ये लैकुनी में सेल्स पाई जाएंगी। मैट्रिक्स में ओसिन प्रोटीन और अन्य कार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं। जब ये अरेंज होती हैं तो यह हैवर्सियन कैनाल बना लेती हैं। अब हम नेक्स्ट टिश्यूज की बात करेंगे, उसे कहते हैं हम पेशी ऊतक या मस्कुलर टिश्यू। पेशी ऊतक लंबे, संकरे, अत्यधिक संकुचनशील पेशी कोशिकाओं या पेशी तंतुओं के बने बंडल के रूप में स्थित होते हैं। ये है इसकी लोकेशन, जिसमें चारों ओर संयोजी ऊतक का आवरण होता है। ये पेशी ऊतक मेसोडर्म से उत्पन्न होते हैं, भ्रूण के मेसोडर्म से उत्पन्न होते हैं। स्ट्रक्चर जो आपका पेशी ऊतक है वो समस्त दीर्घित पेशियों से बना होता है, यानी दीर्घ पेशी तंतुओं से बना होगा।
फिर इसका स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस होते हैं। पेशी तंतुओं के कोशिका द्रव्य को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। सार्कोप्लाज्म कहते हैं। इसमें झिल्लियां व कलाएं जैसे मेम्ब्रेन एक एक जाल बना लेती हैं, जिसको SR कहा जाता है। SR सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम। पेशी तंतुओं के चारों ओर सार्कोलेमा का आवरण होता है। सार्कोलेमा का आवरण होता है। नेक्स्ट कमेंट है स्ट्रक्चर का। पेशी तंतुओं में एक या एक से अधिक न्यूक्लियस होते हैं। प्रत्येक पेशी तंतुओं में माइक्रोफाइब्रिल्स भी पाए जाते हैं। माइक्रोफाइब्रिल्स सार्कोलेमा ऊर्जा भी प्रदान करता है, क्योंकि इसमें ग्लाइकोजन पाया जाता है। पेशी ऊतक आप लोग 9th 10th में भी पढ़े होंगे। 2 प्रकार के होते हैं, मुख्य बट 3 प्रकार के स्पेशली हैं। अरेखित पेशी, रेखित पेशी, हृदय पेशी। अरेखित पेशी, रेखित पेशी और हृदय पेशी। अरेखित पेशियों को हम कहेंगे स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। 3 प्रकार के हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अरेखित पेशी। अरेखित पेशी आहार नाल, मूत्राशय, पित्ताशय, पित्तवाहिनी, रुधिर वाहिनी आदि में पाई जाती हैं। ये किनारे से नुकीली लचीली होंगी। इनमें एक एक केंद्रक होगा। 1/10 mm लंबी होंगी। रुधिर वाहिनी, हृदय वाहिनी आदि सभी जगह पाई जाएंगी। लचीली होंगी। इनके तंतु में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाएगी। एक एक न्यूक्लियस होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इनके का आवरण सार्कोलेमा कहलाएगा। इनमें आकुंचन जीव की इच्छा से नियंत्रित नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि इनमें आकुंचन जीव की इच्छा से नियंत्रित नहीं होता है। इसी कारण इनको अनैच्छिक पेशियां या इनवॉल्यूंटरी मसल्स भी कहते हैं। इनवॉल्यूंटरी मसल्स भी कहते हैं, यानी अनैच्छिक पेशियां। इनका कार्य गुहाओं को चौड़ा करना, छिद्रों को खोलना बंद करना तथा इनके चारों ओर पेशियां संवरणी को बनाना आदि। रेखित पेशी। रेखित पेशी फूलों गुच्छों के रूप में शरीर में उन भागों में पाई जाती है जिनमें गति हो, जहाँ पे जंतु की इच्छा शक्ति निर्भर करती हो। इसीलिए इन्हें ऐच्छिक पेशियां भी कहते हैं। अधिकतर ऐच्छिक पेशियां हड्डियों के संपर्क में होती हैं और इनका एक सिरा टेंडन के रूप में अस्थि से सदैव जुड़ा होगा, क्योंकि हड्डियों के साथ में ही मांसपेशियां होती हैं और वो साथ में कार्य कर सकती हैं। रेखित पेशियां लंबी, अशाखित, बेलनाकार होती हैं। इनमें एक में अनेक न्यूक्लियस पाए जाते हैं और बंडल के रूप में स्थित होंगी। ऊपर सार्कोलेमा का आवरण होगा।
बेलन के रूप में होंगे, बहुकेंद्रकीय होंगे, लंबे होंगे, सार्कोलेमा का आवरण होगा और एक दूसरे से सटे हुए होंगे। हक्सले ने 1957 में तथा मुरे ने 1974 में रेखित पेशियों के गहरे व हल्के रंग की पट्टियों का अध्ययन किया। हल्के रंग की पट्टियों के बारे में पूछा गया है। इनको मायोसिन, गहरे रंग की पट्टियों को एक्टिन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, हल्के रंग की मायोसिन, गहरे रंग की एक्टिन। गहरे रंग की पट्टियां मायोसिन तथा हल्के रंग की पट्टियां एक्टिन होती हैं। हृदय की भीतरी दीवार मायोकार्डियम की बनी होती है, यह मायोकार्डियम की, और हृदय पेशियों में कभी थकान नहीं होती है। ये जीवन पर्यंत क्रमिक संकुचन या कुंचन करती रहती है। अब हम बात करेंगे कार्डियक मसल्स। हृदय पेशी ऊतक केवल हृदय की मांसल दीवारों में मिलता है। यह पेशियां भी अनैच्छिक होती हैं तथा बिना रुके बिना थके प्राणी के जन्म से मरने तक क्रियाशील रहती हैं। इन पेशियों में रेखित व अरेखित पेशियों का मिश्रण पाया जाता है, क्योंकि हृदय का जो फंक्शन है वो अरेखित पेशियों के कारण है और हृदय का स्ट्रक्चर याद रखना है ऐच्छिक पेशियों के कारण है। अर्थात जो स्ट्रक्चर होगा वो आपका होगा अनैच्छिक पेशियों का, क्योंकि वहां पे कोई भी काम नहीं होता जहाँ पे इच्छा हो। लेकिन हृदय की जो कार्यकी है, जो हृदय का फंक्शन है, कार्य है, वो हमेशा रेखित या ऐच्छिक पेशियों से ही होगा। इसलिए इसमें दोनों प्रकार की पेशियां मिक्स होती हैं। हृदय पेशी की कोशिकाएं रेखित व शाखित होती हैं, जो मिलकर हृदय की दीवार या जाल बनाती हैं। इनके बीच बीच में संयोजी ऊतक ढीले रूप में ऊतक के रूप में भरा रहता है, जो रुधिर कोशिकाओं के द्वारा संवाहित होता है। इनमें सार्कोलेमा स्पष्ट नहीं होता। प्रत्येक में कंकाल केवल एक ही केंद्रक होगा, जो कोशिका के मध्य में होगा। इसीलिए इनको मायोफाइब्रिल्स भी कहते हैं। इसमें ए और आई पट्टियां या जेड डिस्क के रूप में दिखाई देती हैं। 50 से 1000 माइक्रोन लंबी और 20 माइक्रोन चौड़े होते हैं। पट्टियों के अतिरिक्त प्रत्येक पेशी तंतु में थोड़ी थोड़ी दूरी पर अनुप्रस्थ पट्टियां पाई जाती हैं। अनुप्रस्थ पट्टियां इंटरकैटरल डिस्क कहलाती हैं। इसके कारण प्रत्येक तंतु छोटे छोटे खंडों में बटा रहता है। ये क्रमिक संकुचन करता रहता है। ये है हृदय पेशी का डायग्राम, जिसे यहाँ पे कहेंगे सार्कोप्लाज्म लेयर। ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद में गहरी रंग की पट्टियाँ, जिसको स्ट्रिप्स कहते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। नर्व टिश्यू या नर्वस टिश्यू, जिसकी एक कोशिका को हम न्यूरॉन कहते हैं, जो सबसे लंबी कोशिका है। चित्र आपके सामने दिख रहा होगा। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 3 में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।